वेलकम टू द डिफेंस कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सुकांत एंड आज हम लोग बात करेंगे CDS2 2022 की। ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं CDS के साइंस की PYQ। चलो तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलती है? ये साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोलता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नेटल लीफ किसी में इंजेक्ट हो जाए, आदमी में, जानवर में, किसी में भी, तो उसके अंदर क्या होती है, एक फ्लूइड होती है और उसके कारण जो है वो क्या होता है, वो लगता है जला जला हो या और उसमें पेन होने लगती है, लाइक जैसे बिच्छू काटता है या कोई काटता है तो उसी तरह। ठीक है, तो उसमें कौन सी एसिड होती है, बेसिकली यही पूछा है। तो उसमें कौन सी एसिड होती है? उसमें होती है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या होगी इसका आंसर? ए होगी मिथेनोइक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो ये हमने पिछले क्लास में भी बात करा था। दैट मीन्स क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चंस का जो थीम है वो हमेशा से रिपीट होते आए हैं और होते भी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन का थीम समझ लिया तो उसका काम बन जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड, कब यूज होता है? व्हेन पीपल सफर फ्रॉम द इनडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इनडाइजेशन ऑफ फूड मतलब अगर कोई खाना खाया और उसका नहीं पचा, ठीक है, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कैसे यूज होता है? ठीक है, तो मान लो कोई खाना खाया, ठीक है, और खाने में क्या होता है, तो हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि खाने में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो लीवर के पास जाता है तो वहां से क्या सेक्रेट होता है? HCl। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड तो है, ठीक है, एसिड तो है। तो अगर किसी का इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बेस। क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए बेस, तभी तो वहां न्यूट्रलाइज होगा और ठीक होगा। तो यहाँ पे है एसिड, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये कट गया। यहाँ भी एसिड है तो ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बचा ए और बी। तो एक है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है माइल्ड बेस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेता है तो उसका पेट क्या होगा, और अंदर से जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माइल्ड बेस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर कौन सा मेटल है? ठीक है, सिल्वर कॉपर, सिल्वर लेड, कॉपर मरकरी और लेड मरकरी। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। तो चलो सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो ये है एनसीईआरटी का चार्ट। ये क्या है? कंडक्टिव ऑर्डर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल का जो कंडक्टिविटी है उसका ऑर्डर। ठीक है, मतलब कौन ज्यादा कंडक्टिव है, कौन कम है, ऐसे करके। तो सबसे पहला पे क्या है? सबसे पहला पे है सिल्वर और दूसरा पे ही क्या है? कॉपर। सबसे पहला सिल्वर, दूसरा कॉपर। ठीक है, तो यहां देखो, तो हमारा पहला ऑप्शन में क्या है? सिल्वर एंड कॉपर। तो ये दोनों जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर है। किसका? किसका गुड कंडक्टर है? किसका? यहाँ पूछ रहा है हीट का कि कौन, किसका? हीट का। किसका गुड कंडक्टर? हीट का। तो दिखा दिया मैंने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सिल्वर एंड कॉपर विल बी द राइट आंसर। ये हम लोगों ने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। देखो ये कौन सा है? तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का, एनसीईआरटी का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से आया है। क्या हम लोगों ने वहां बात किया था कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो एक होते हैं, सब लस्चरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल, सोनोरस, ये सारे के बारे में। ये सब क्या है? ये सब मेटल का प्रॉपर्टी है। तो जब हम लोग स्कूल का बेल का बात करें, दैट मीन स्कूल का बेल क्यों बजाया जाता है? ताकि सबको पता चले कि ये फर्स्ट घंटी है, ये सेकंड घंटी है, और ये छुट्टी का अलग होता है, टिफिन का अलग होता है, लंच का अलग, ये सब बताया था उस टाइम। तो स्कूल का जो बेल होता है वो क्या होता है? वो साउंड करता है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो ये कौन सा मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? तो ये हुआ सोनोरस। की जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, और इसी का बेल बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, ऐसे टक 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 करे तो क्या हो, बहुत ज्यादा आवाज हो और सभी को पता चले कि ये घंटी लगा है। ऐसे सभी ने स्कूल में देखा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बात कर रहा है? टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो ये थोड़ी है, और ये मैं बता दूं कि ये है 12th स्टैंडर्ड की है। क्यों है 12th स्टैंडर्ड की वो देखते हैं। सबसे पहले तो टिंचर ऑफ आयोडीन ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। दूसरा बोलता आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल और वाटर मिक्सचर। देखो अगर सभी ने एनसीईआरटी पढ़ा है, किसका? क्लास 10th का। क्लास 10th का अगर सभी एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहां एक चीज देखा होगा कि आयोडीन को कहाँ रखा जाता है? एल्कोहल में रखा जाता है। आयोडीन को एल्कोहल में रखा जाता है, और इससे आगे एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर जब और आगे की पढ़ोगे, बीएससी की, एमएससी की केमिस्ट्री और ये सब पढ़ोगे, तो वहां पता चलेगा कि जो आयोडीन है उसको अल्कोहल में तो रखा ही जाता है, उसके साथ साथ इसको अल्कोहल वाटर मिक्सचर में भी रखा जाता है। ठीक है, तो जो 10th तक पढ़ के आया होगा वो इस ऑप्शन को गलत कर देगा। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है, जिन्होंने अभी यूपीएससी ने आंसर की दिया है इसका, तो उसमें इन्होंने इस ऑप्शन को सही बताया है। दैट मीन्स ये दोनों को ले रहा है। ठीक है, और ये तो सर ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। यस, आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों सही है। किस में सही है? तीनों के तीनों, तो सी ऑप्शन है। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Cl माइनस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो ये भी आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे के सारे कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो क्या हम इसके लिए 11th के एनसीईआरटी पढ़ने जाए? बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा? सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसको एक दिमाग से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है नोट, कौन नहीं है? ठीक है, आइसो मीन्स क्या होता है? आइसोटोन, आइसोटोप्स, ये सब सभी पढ़ा है। तो आइसो मीन्स क्या होता है? तो बोलेंगे आइसो मीन्स होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब किसका जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन है, सॉरी किसका जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है नोट, कौन सा किसका नहीं है। तो अगर हम इन सब का, यहाँ क्या लिखा हुआ? क्लोरीन माइनस। अगर क्लोरीन माइनस का अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये सब के साथ क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। सब के साथ मैच हो जाएगा, लेकिन Mg के साथ, Mg2+ के साथ क्या होगा? मैच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। अगर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल रहता तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता कि देखो इस तरह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी से, प्लांट सेल में क्या होता है? इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है? पहला ऑप्शन कहता है न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। क्या ऐसा है? नहीं। न्यूक्लियस का भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस का भी क्या होता है? न्यूक्लियस का भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, और उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या इस अनुसार पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। यस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो सेल का मेम्ब्रेन हुआ ही, और उसके अंदर न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन होता है और क्लोरोप्लास्ट का अपना मेम्ब्रेन। मतलब ये जो दोनों है वो खुद के अपना अपना मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा आगे भी देख ही लेते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। नहीं नहीं, इसके पास मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के पास भी और क्लोरोप्लास्ट के पास। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। देखो हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी में कि जो स्टार्च होते हैं वो प्लांट में बनते हैं, और ग्लाइकोजन जो होता है वो कहाँ बनते हैं? एनिमल में बनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आंसर नहीं देखा, लेकिन जो हम लोग पढ़े थे उसको मैंने अभी ही बोल दिया। अब हम लोग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यही है कि जो स्टार्च होते हैं वो प्लांट में होते हैं, और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो एनिमल में होते हैं। अब इसी के अनुसार देखते हैं। बोलता है बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। जी नहीं है, स्टार्च तो प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है।
तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल्स, जी नहीं है, स्टार्च सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। ठीक है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल। यस, जो हमने पढ़ा वो डायरेक्टली के डायरेक्टली यहाँ से मैच कर गया। दैट मीन्स स्टार्च जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट सेल में होता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल सेल में होता है। तो इस अनुसार ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एज वेल एनिमल सेल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो हमने पढ़ा वो सी ऑप्शन में मैच करा, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलता है कि लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी में, और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं करता है, यही हम लोगों ने देखा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि जो लाइट एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी विच कॉज रिडक्शन ऑफ वाटर, ऐसा भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको रहने देते हैं, डी को देखते हैं। पता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो हम लोगों ने यही पढ़ा है और बुक में भी यही दिया हुआ है कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ देते हैं। तो जो वाटर क्या था, H2O था, वाटर में क्या था, H2O था। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है। और जो हाइड्रोजन है वो आगे के रिएक्शन के लिए चला जाता है, और उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था केल्विन साइकिल, यही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो ज्यादा करेक्ट है, सी भी नहीं है। ठीक है, ये था फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, once incur malnutrition is caused by the deficiency of। किसके डिफिशियंसी से ये होता है मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का एक फॉर्म है, वो किसके कारण से होता है, वो किसके कारण से होता है। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो विटामिन के कमी से क्या होता है, फैट की कमी से कभी देखा कि ऐसा कुछ माल न्यूट्रिशन होता है, जी नहीं। तो माल न्यूट्रिशन एक ही चीज के कमी से होता है और वो क्या होता है, वो होता है प्रोटीन की कमी से। तो हमारा सही आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। ये किसके कमी से होता है, ये होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, मिनरल विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन सभी हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, ये सारे चीज हम लोगों ने चार्ट में देखा था, पढ़ा था, इसके से बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन हमेशा क्या होता है, वो होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा पूरा शरीर है वो दो प्रोटीन से बना होता है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of enzyme do not work? Which of the following pairs of enzyme do not work at acidic pH? कौन है जो एसिडिक pH पे काम नहीं करता है। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ, कौन है जो एसिडिक pH पे काम नहीं करता है, क्या एसिडिक pH पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब ऑप्शन से आते हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। अगर सभी को याद हो, जब हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे करके, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां हम लोगों ने जब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहा था तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पेप्सिन है वो कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्टमक में। पेप्सिन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं स्टमक में। सॉरी थोड़ी हैंडराइटिंग। ठीक है, और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक में अगर बात करें तो ये क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स यहां भी एसिड और यहां भी एसिड। क्या लिख रहा है कि कौन है जो एसिडिक pH पे काम नहीं करता है,
तो पीएच तो ये पेप्सिन है, ये ऑलरेडी कहाँ है, ये जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहीं तो पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या होगा, नहीं होगा। पेप्सिन नहीं होगा तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। यहां भी देख रहे हो कि पेप्सिन है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां भी देख रहे हो पेप्सिन है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन क्या बचता है, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ये जो है वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते हैं, बाकी के बाकी जो होता है वो पेप्सिन तो क्या है, ये पेप्सिन है तो पेप्सिन एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। क्यों, क्योंकि पेप्सिन कहाँ होता है, स्टमक में, और स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ भी एसिड वहां भी एसिड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है। यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, किस मेटाबॉलिज्म से, यूरिया किस मेटाबॉलिज्म से होता है, तो बोलेंगे प्रोटीन से। किससे होता है, ये होता है प्रोटीन से। और ये क्या है, ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। नेक्स्ट 23 बोलता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज, आयरन का डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है, एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है, सभी जानते हैं। रिकेटस किसके डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, हम लोगों ने पूरा चार्ट में ही पढ़ा था कि एनीमिया जो है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो बोलेंगे आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। स्कर्वी किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो बोलेंगे विटामिन सी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। रिकेटस किससे होता है, तो बोलेंगे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। और ये जो कॉलरा है ये क्या है, इसके बारे में पढ़ा कि ये क्या एक वायरल डिजीज है और ये वायरस से होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। एनीमिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, इसको चलो करते हैं सॉल्व। बोलता है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मास दिया है कितना, लिखते जाओ 10 kg, ठीक है, इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। देन द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो मोमेंटम यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, मोमेंटम बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एम इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़ा है, तो बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, यही पढ़ा है, ठीक है। चलो मोमेंटम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, एम कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 10, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओह सॉरी, ये हो जाएगा 100। मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। अब क्या पूछता है, अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को भी देख, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोगों ने अभी क्या देखा, तो देखा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ लिख दिए। मास कितना दिया हुआ है 10, वेलोसिटी कितना हुआ है 10, और इसका स्क्वायर है तो एक 10 और लिख देते हैं, काट दो 5 2 जा 10, ठीक है। ये कितना हो गया 100, और 100 है, और ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया 500 जूल, क्या हो गया 500 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 100 और 500, कौन सी ऑप्शन में है, 100 और 500, पहला ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ देखो 100 और एक 1000 है, नहीं होगा, 200 है,
नहीं होगा, 200 है, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इसको भी अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये 12th स्टैंडर्ड का है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जो ये देखो, ये जो कैपेसिटर है, ये 10th क्लास का जो ऐसा न्यूमेरिकल आता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें ये कैपेसिटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर है तो ये 12th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोलता है कि जहां कैपेसिटर हो, जहां पे कैपेसिटर हो, वो क्या करता है, वो यहाँ फिर जो यहाँ से क्या करता है, कैपेसिटर करंट को आगे ही नहीं फ्लो होने देता है। तो अगर आगे करंट फ्लो होगा ही नहीं तो रेजिस्टेंस का कोई काम है या रजिस्टर का कोई काम है? नहीं। तो ये क्या होगा, ये ऐड नहीं होगा। बस इतना सही दोनों में डिफरेंस है। ये जो है ये ऐड नहीं होगा। अब बन जाएगा, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा R1 प्लस R2। देखो R1 और R2 यही आएगा, R1 प्लस सॉरी, अगर हम इसको यहाँ ऐसे मान ले कि ये था हमारा R1, ये था हमारा R2 और ये था हमारा R3, तो जो हमारा, तो ये R1 क्या होगा, नहीं होगा। तो हमारा R2 और R3 क्या होगा, R2 और R3 ये क्या होगा, ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा, R2 एंड R3। ठीक है, तो R2 कितना है, तो बोलेंगे 10 ओम, और R3 भी कितना है, 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 20 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 20 ओम। और हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर IR। क्या पढ़ा है, V बराबर IR। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कितना करंट जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। ठीक है, यही देख लेते हैं। V कितना है, वोल्टेज कितना हुआ है, तो बोलेंगे 10 वोल्ट, 10 अपॉन टोटल कितना है, तो बोलेंगे 20 ओम। एक से एक क्या हो गया, कट गया। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.5 एम्पियर। कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। कौन सा है 0.5, तो डी वाला है 0.5 एम्पियर। तो ये यहाँ से क्या होगा, सही आंसर होगा। बस दोनों में डिफरेंस यही था कि यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, वो सर्किट को ब्लॉक कर देगा, मतलब इधर करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो अब जो बाकी का जो रेजिस्टेंस बचा वो ये बचा और ये बचा, R2 एंड R3। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। बोलता है द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है पिच ऑफ द साउंड वेव। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये सीधा का सीधा किस पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ द साउंड वेव, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये भी इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, 6th क्लास का है। किससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मापते हैं किससे, मीटर से। ठीक है, मोटर से कुछ नहीं मापते हैं। वोल्ट मोटर से क्या मेजर करते हैं, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जनरेटर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं, तो दैट इज मीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ क्या दिया हुआ L एंड डायमीटर D हैज ए रेजिस्टेंस R, व्हाट would be the resistance of the another wire of the same metal and same length but having double the diameter। यहाँ क्या कर रहा है, डायमीटर को डबल कर दे रहा। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो बोलेंगे डायमीटर का। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि डायमीटर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डायमीटर को अगर डबल कर देंगे तो नीचे के क्या हो जाएगा, तो अगर डायमीटर को डबल करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, R/4। तो R/4 कौन सा है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलता है कि एक पेशेंट का एब्डोमेन में, एक पेशेंट का पेट में एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामाइंड बाय एक्सरे एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट इन द पेरेंट्स मील। ये जो एक्सरे वाली बात है कि जब एक्सरा करता है किसका, पेट का, तो उसमें पता चला है कि उसको जब एक्सरा किया गया, एग्जामाइंड बाय एक्सरे आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट ऑफ पेशेंट मील, तो उसका खाने में कौन सा है, मतलब उसका जो खाना है उसमें कौन सा सॉल्ट होगा, उसमें कौन सा मेटल सॉल्ट है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड ऑर्गन्स सीम्स रिक्वायर लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ, किसके यूज से हम लोग बायोलॉजिकल टिश्यू और ये सबको प्रिजर्व करते हैं, मतलब रखते हैं। ठीक है, अगर जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो पोस्टमार्टम के बाद उसको कहाँ रखते हैं, या किस चीज में उसको रखते हैं ताकि बॉडी खराब ना हो, तो वो किस में रखते हैं, वो रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, तो बोलेंगे कि जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री के आसपास, 196 डिग्री अराउंड, 196 डिग्री सेल्सियस अराउंड। ठीक है, कितना, 196 डिग्री माइनस। ठीक है, इतना लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है और इसी में सब कुछ को प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पिछले क्लास में भी बताया था कि इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन किसके, अगर पिछला क्लास अभी देखा होगा तो वहां हम लोगों ने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, कि जो Fe2O3 अगर रिएक्ट करेगा तो ये किससे रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले बात एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो किसके साथ करता था, तो ये करता था एल्युमिनियम के साथ। पिछला क्लास अभी देखा होगा तो सबको याद होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, फैट कहाँ स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हम लोग सभी पढ़े हैं, इसमें स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, मसल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू, रेड ब्लड, आरबीसी में कभी फैट होगा नहीं, मसल टिश्यू में होगा नहीं, एपिथेलियल में होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एडिपोज में। और हम लोगों ने बाई चांस फिगर के साथ देखा था, इधर डायग्राम देखा था कि देखो ये एडिपोज टिश्यू है, इसमें फैट कैसे जमा होता है, नहीं और नहीं होता, ये सारे कुछ हम लोगों ने क्लास में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का फीचर क्या होता है, मेम्ब्रेन का फीचर क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, बाई लेयर होता है, लेकिन बाई लेयर तो सभी में है, तो क्या इसे हम एलिमिनेट कर पाए, नहीं कर पाए। क्या हम लोग एलिमिनेट कर पाए इसे, तो नहीं, हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब लेकिन ये बाई लेयर है वो बना किससे होता है, तो बोलेंगे कि जो बाई लेयर है वो फॉस्फोलिपिड किससे बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या बाई लेयर ऑफ प्रोटीन से बना होता है, नहीं, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बना होता है, उसके अंदर प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following part of the human alimentary canal can be the maximum length। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा लेंथ किस में होता है, क्या स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, या रेक्टम में। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लंबा नहीं सबसे मोटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ सबसे लंबा होता है, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने देखा था डायग्राम में कि ऐसे ऐसे करके वो क्या होता है, सजा के रखा हुआ रहता है, या बोलो तो फिट रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम लेंथ होता है इसमें। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मोटा होता है, थिक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिजिक्स,
क्या बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एट इज फॉल। अगर वहां से कोई चीज गिराया गया नीचे तो कौन है जो यूनिफॉर्म रहेगा इसमें से? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और एक्सेलरेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे दो चीज पढ़े थे, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? लगभग सेम होता है। ठीक है, मिरर और लेंस का जस्ट उल्टा, इसका कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो होता है वो सेम होता है। मतलब जो जो पोजीशन कॉनकेव मिरर का रहेगा, सेम पोजीशन क्या रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस का रहेगा। तो अगर किसी का लेंस वाला याद नहीं है, मिरर वाला ही याद है, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और लेंस में भी, कि अगर किसी को फोकस पे रखेंगे, तो उसका जो है इमेज कहाँ बनेगा? तो अगर फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 6 ऐसे करके 6 कंडीशन पढ़ा था कि सबसे पहले क्या रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे पास ला के, जैसे जैसे पास ला रहे थे, इमेज क्या हो रहा था? दूर बन रहा था। ठीक है, तो जब हम लोग फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे क्या बन गया? इमेज बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे लेंस वाला दिया हुआ है, इसको चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ बोल रहा है अपर्चर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अपर्चर मीन्स क्या होता है? बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि किस साइज का हम लोग लेंस लिए हैं, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। दैट मीन्स कितना में जो लाइट जो है वो पास हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। कौन सही है, यही पूछ रहा है, कौन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। नहीं, इसको रेडियस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि कितना एरिया है जिससे जो है वो लाइट पास हो जाए, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, इसको फोकल लेंथ से भी कोई लेना देना नहीं है, फोकल लेंथ से भी कोई लेना देना, सॉरी गाइस जस्ट अ सेकंड वेट। ठीक है, तो इसको फोकल लेंथ से भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसके अनुसार बी भी नहीं होगा। तीसरा, इसको फोकल लेंथ से लेना देना नहीं है, तो यहाँ फोकल लेंथ से, तो यहाँ भी फोकल लेंथ है, तो इससे भी लेना देना नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा? ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, सी, दैट विल बी द राइट आंसर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when water is heated to 0 to 4 डिग्री सेल्सियस its density। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है, ये क्या है? एनसीईआरटी का लाइन है कि अगर 0 से 4 डिग्री, अगर इसको हम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं, कब से? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से लेके, अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक क्या होगा? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? डेंसिटी इसका बढ़ेगा 4 डिग्री तक। उसके बाद 4 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर घटने लगेगा। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 4 डिग्री तक क्या होगा? इसका जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री तक बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये ऐसा होता क्यों है? तो ये होता है ड्यू टू द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। किसके लिए होता है? ये होता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अभी उतना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, और यही कारण है कि सभी देखा होगा कि पानी में बर्फ को तैरते हुए, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े थे ना कि कि समुद्र में जो होता है वो
जैसे अंटार्कटिका चले जाओ तो वहां देखो कि आइस बॉक्स देखने को मिलेंगे समुद्र में क्या बर्फ की पहाड़ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है आइस का वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है। ठीक है, तो और यही कारण है कि ये जो है वो पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पढ़े थे हम लोग? फॉर्मूला क्या था हमारा? G m1m2/r², यही पढ़े थे। या एक बड़ा, और इसको ऐसे भी पढ़े थे कि एक बड़ा एम ले लिए, एक छोटा एम ले लिए, दैट इज दो अलग अलग मास। ठीक है, तो पूछता है कि जो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है वो मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, मतलब मास पे डिपेंड कर ही रहा है। और क्या कर रहा है? और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, नीचे देख रहे हैं कि हम लोग रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन बोलता है कि मास ओनली, तो जी नहीं। क्या रेडियस ओनली? नहीं, मास भी और मास भी और रेडियस भी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, बोथ मास एंड रेडियस बोथ। ठीक है, तो ये था हमारा CDS2 2022 की। कल की क्लास में हम लोग करेंगे क्या? CDS1 2022। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और अगर इससे जुड़ा रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और इस CDS का एग्जाम के बाद हम जो अगला CDS होगा CDS2, उसके लिए हम लोग CDS FCAT के लिए फ्री बैच लॉन्च करने जा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।